क्या करते हैं ब्रीडर्स को टू टेक केयर ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक, जिसमें हम सब प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं और There is diagnostic facilities available at our central labs. PCR. Our stall represents professional made over the years in ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि यह आयोजन आज यहाँ किया गया है। जनजातीय समुदाय के बीच भेड़ और बकरी पालन में नए क्षितिज, इसकी चुनौतियां और अवसर, इस विषय पर जो मैं कहूँ कि वर्कशॉप यहाँ आयोजित की गई है, निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। भविष्य में रास्ता हमारा क्या होगा और इसमें इसके विशेषज्ञ बैठ करके एक फैसला लेकर चुनौतियों का भी आकलन करें, नए अवसर तलाश करने की दिशा में आगे बढ़ें और हमारा संभावित हस्तक्षेप तथा उससे जरूरी है कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए। और ये जो तत्परता दिखाई है किसान बोर्ड ने या सरकारी विभाग ने, इसके लिए मैं इस आयोजन से जुड़े सभी अपने साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दुल्लू साहब ने विशेष रूप से रुचि लेकर के टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या हो सकता है, स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके क्या नया रास्ता बनाया जा सकता है, इसमें काफी ध्यान दिया है। सीप रियरिंग और सीप फार्मिंग से जुड़े प्रोग्रेसिव इंटरप्रेन्योर ताहिर अहमद साहब की बातें मैंने सुनी है। लोकल वूल को प्रमोट करके नई उपलब्धियां हासिल करने वाले यासिर साहब की कहानी भी सुनी है और चुनौतियों को भी समझने का अवसर मिला है। 10 फरवरी की तारीख मुझे याद है, अभी जिक्र किया मेरे पहले भी कि न्यूजीलैंड के साथ सीप फार्मिंग के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए कि मैं समय नहीं जाया करना चाहता हूं। आंकड़े भी बहुत सारे बताए गए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो 2020 के आसपास लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा को भारत सरकार ने एनालाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को अगर गौर से आप देखेंगे तो एक बात, एक सज्जन ने उसका जिक्र भी किया था कि 2012 से 19 के बीच सीप या भेड़ों की आबादी में लगभग 4.19% की गिरावट आई है। 2012 में जम्मू कश्मीर में कुल भेड़ों की संख्या 3.4 मिलियन थी, लेकिन 2019 में घट करके ये 3.2 मिलियन हो गई है। ये सच है कि ऊल के उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर हैं और क्वालिटी के लिहाज से सबसे बेहतर है। अब सीप फार्मिंग से जुड़े जो हमारे ट्राइबल भाई हैं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, बुनकरों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन स्थापित करना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर पुराने दस्तावेजों की तरफ आप जाएंगे ब्रिटिश शासनकाल के, तो एक किस्सा मैंने पढ़ा कि जब कश्मीर घाटी में दो पड़ोसी औरतों में झगड़ा होता था तो जिस गाली का प्रयोग यहाँ की बहनें करती थीं, वो कहती थीं कि जा तेरी बेटी की शादी किसी बुनकर से हो जाए। अब इसको अगर समझें आप तो इसके पीछे कारण क्या होगा? किसी फार्मिंग वाले समुदाय की बजाय असली प्रॉफिट वो मैन्युफैक्चरर को होता था और बुनकर बेचारा जो है
किसी तरह से गुजर बसर करता था। मुझे लगता है कि एक चुनौती ये भी है जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब उन्हीं दस्तावेजों के मुताबिक 1900 में शायद कोई गांव सीप फार्मिंग से अछूता नहीं था यहाँ, और एक जगह उसमें जिक्र किया गया है कि नॉर्थ कश्मीर में सबसे बेहतर क्वालिटी केवल का उत्पादन होता था और उसका लगभग 80% यूरोप फ्रांस को एक्सपोर्ट होता था, 10% अमेरिका को और 5% वूल का इंपोर्ट इटली को होता था। उस जमाने में हर साल 18 लाख रुपए की आमदनी थी केवल साल और कंबल से लोगों को। अब 1900 और आज 2022 में हम बैठे हैं, अगर 18 लाख को ट्रांसलेट करें तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने $मिलियन हो सकता है।